भारत के संविधान के खिलाफ बगावत है। ये घेराबंदी थोड़ी, उनको बंदी बना रखा है, घेराबंदी थोड़ी है ये, वो बंदी है। 1% भी SC/ST एक्ट इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, तो रिजर्वेशन के लिए आप और हम क्यों सड़कों पे मारे मारे फिर रहे हैं? वो बन जाता ना, पूरे देश में माहौल बन गया। अभी हाथरस की बेटी के साथ तो इतना माहौल नहीं बना था, जो झूठे सच्चे कागजात बना के मुसलमानों के खिलाफ लगा दिए गए। हम लोगों के ऊपर तो ऊपर से दबाव था कि मुसलमानों को पकड़ के लाया। कोर्ट का मतलब संविधान के ऊपर जो 4th पिलर है देश का, वो फेल्ड सिस्टम है, सालों साल लग जाएंगे। आप कंप्लेंट मत करो, अपनी जान हथेली पर लेकर इस देश को बचाने के लिए जुटे हुए हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इंप्लीमेंट करने के लिए अगर हम दबाव नहीं बनाते, संविधान की रक्षा करने के लिए अगर हम दबाव नहीं बनाते, तो हम देश के साथ मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अन्याय कर रहे हैं। SC/ST OBC और माइनॉरिटीज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अब सड़कों पे आए, जब तक कि हमारी सरकारें नहीं बनती। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हैं मोहम्मद प्राचा, देश के सबसे शानदार वकील हैं। एक ऐसे वकील जो हमेशा न्याय के साथ खड़े रहते हैं, शोषित वंचित समाज की आवाज बनते हैं। और ऐसे परिस्थितियों में जब चारों तरफ से अंधेरा हो तो कानून पर भरोसा कायम करते हैं। इस देश में जुडिशियरी, कानून के साख को अगर कोई बचा रहा है तो वो महमूद प्राचा जैसे वकील हैं, जो इस देश की जुडिशियरी सिस्टम को, साख पर जो बट्टा लग रहा है उसको बचा रहे हैं। प्राचा साहब, बात करें अगर यूपी की, तो जो पुलिस का रवैया है आज भी, जिस तरह से पीड़ित परिवार को ले गया पकड़ के, आप मीडिया से बात नहीं कर सकते, आप अपनी बात मीडिया में नहीं कह सकते। आखिर आदमी ये क्या है? हाथरस की बेटी के घर को बैरिकेड कर दिया गया है, पीड़ित परिवार मीडिया से बात नहीं कर सकता। इसके लिए क्या कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकती है? क्या है, क्या कानून क्या कहता है? ये सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों की आंखें खुलनी चाहिए कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। जब SC/ST, माइनॉरिटीज और OBC खतरे में नहीं है, बाकी सब भी खतरे में है। जो शायद इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि पुलिस और प्रशासन को जितना कानून तोड़ने की इजाजत दी जाएगी, चाहे किसी के लिए भी दी जाए, चाहे मुसलमानों के लिए कानून तोड़ने की इजाजत दी जाए या शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों के लिए कानून तोड़ने की इजाजत दी जाए, उसका असर सब पे आएगा। क्योंकि सब, एक बार हाथ खुल जाता है ना, मुंह को खून लग जाता है किसी जानवर को, तो वो सबको ही काटता है, कुछ नहीं तो घर वालों को भी काटना शुरू कर देता है। तो ये है पुलिस की कहानी, जो आम नागरिकों को समझ में आनी चाहिए। लेकिन जो कानून के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इस चीज में कोर्ट को सबसे पहले संज्ञान लेना चाहिए, खास तौर पे ऐसे केसेस में जिन लोगों के परिवार के लोगों के साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो गई। तो कोर्ट को उनको सुरक्षित रखने का सबसे बड़ी जिम्मेदारी अदालतों की होती है, क्योंकि प्रशासन तो ये काम खुद ही कर रहा है। तो अगर परिवार वाले को किसी प्रकार के दबाव में ला या कई जगह लालच भी देके किसी भी प्रकार से अगर चुप कर लिया जाता है, तो ये सबसे बड़ा फेलियर है हमारे सिस्टम का। अगर ये परिवार और दूसरे परिवार, खासतौर पे मुस्लिम, SC/ST और माइनॉरिटीज के और OBCs के, इन केसेस में पुलिस वालों के खिलाफ और उनके सीनियर अफसरों के खिलाफ और उनकी राजनीतिक नेतृत्व जो है उनके खिलाफ फांसी की सजा से 1 सेंटीमीटर भी पीछे हटते हैं, तो ये पूरे सिस्टम का फेलियर है। जैसे इस केस में नौकरी देना इशू नहीं है, नौकरी तो देनी ही चाहिए, कॉम्पनसेशन देना चाहिए, वो भी देना ही चाहिए, लेकिन उनको सजा देना सबसे पहली जरूरत है। और उन 6 लोगों को नहीं, उन DM को भी जो ये कह रहे थे। और न्यायालय को तो इस केस में और दूसरे केसेस में सबसे बड़ी संज्ञान इसलिए लेना चाहिए कि इसमें तो वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कोर्ट में सालों साल लग जाएंगे। मतलब कोर्ट पे भरोसा मत रखो, ये DM और SP कह रहे हैं। मतलब ये फेल्ड सिस्टम है कोर्ट का, मतलब संविधान के ऊपर जो 4th पिलर है देश का, वो फेल्ड सिस्टम है, सालों साल लग जाएंगे। आप कंप्लेंट मत करो, हम आपके कहने से जैसे कहोगे वैसे कर दें। तो ये जो है ना, भारत के संविधान के खिलाफ बगावत है ये। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को, और आजकल तो एक हमारे चीफ जस्टिस साहब ऐसे आए हैं जो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, तो उन्हें ये जजमेंट भी पास करनी चाहिए। जैसी बातें वो बोल रहे हैं, वो अपनी कलम का प्रयोग करके ये जजमेंट पास करें इन केसेस का, और उन सब केसेस का स्वयं संज्ञान लें जिसमें परिवार वाले फांसी से कम इन केसेस में सजा मांगने। अच्छा, एक बात बताइए, पुलिस
पुलिस के सामने जो मैं एक्यूज हूँ और पुलिस ने मेरे साथ 3rd डिग्री किया, कोई बयान जारी करवा दिया, क्या वो कोर्ट में मान्य होता है? उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए तो ना ये कानून का नाजायज फायदा उठा के दुनिया को खुश करने के लिए दिखा देंगे कि हमने एक बालिया जब बयान कर लिया। लेकिन पूरा पुलिस और पूरा प्रशासन, मेरी बात समझ लीजिए, जैसा मुसलमानों के साथ होता है, जैसा शेड्यूल कास्ट के साथ होता है, जैसा शेड्यूल ट्राइब के साथ होता है, वैसी ही पूरी या किसी ओबीसी के साथ होता है, वैसी ही पूरी कार्रवाई इसमें भी होगी कि पूरा पुलिस प्रशासन, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर यूपी के सब लग जाएंगे कि इन 6 पुलिस अधिकारियों को बचाया कैसे जाए। ये मैं आपको बता रहा हूं, यही होगा। और परिवार वालों पे कैसे दबाव बनाया जाए, उनको लालच दिया जाए। लेकिन समाज की भी तो जिम्मेदारी है ये। एक क्राइम का इफेक्ट एक तो इंडिविजुअल्स के ऊपर होता है, दूसरा पूरे समाज के ऊपर होता है कि लोगों के खिलाफ, मतलब इसीलिए स्टेट वर्सेस केस जो चलते हैं ना, भारत की जनता जो है उसके नाम से केस चलता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्यों कहते हैं उसे? क्योंकि वो हम और आपकी तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। ये तो जो अगर इस तरह के पुलिस अत्याचार हो तो लोग, जैसे लोग, आम लोगों का जब एक दूसरे के बीच लड़ाई होती है तो लोग पुलिस में जाते हैं, जब पुलिस अत्याचार करे तो लोग को कहाँ जाना चाहिए? सोशल मीडिया या कोर्ट? कोर्ट भी जाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहिए। कोर्ट भी आजकल, हम लोग ये बात देख रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, सिर्फ हम लोग नहीं कह रहे, बल्कि जो एक गोगोई साहब रिटायर हुए थे, उन्होंने खुद कहा था कि मैं अपना केस लेके खुद नहीं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में कुछ वकीलों की, 6-7 वकीलों की लॉबी चलती है। ये सब बातें तो चीफ जस्टिस साहब ने कही थी, और सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी कि हमें बचाओ भारत की जनता से। तो सबसे पहला कार्य है कि प्रोटेस्ट करना पीसफुल, बड़े लेवल पे, और उसके बाद है कोर्ट में अप्रोच करना। क्योंकि कोर्ट में अभी भी इसलिए ताकत बाकी है, बावजूद इसके कि बहुत दबाव है, बहुत जो स्तर है वो बहुत कम हो गया है पहले से, मगर फिर भी इसलिए ताकत है कि एडवर्सोरियल सिस्टम है, दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखता है। और अगर आपका पक्ष मजबूती से रखने वाले लोग हैं तो आज नहीं तो कल आपको न्याय जरूर मिले। जैसा, माफ कीजिए वकील साहब, क्या लगता है आपको? कि मुझे तो लगता है आपको जज होना चाहिए, कोलेजियम को सोचना चाहिए कि मोहम्मद प्राचा कम से कम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बने, इससे न्यायिक व्यवस्था और बेहतर होगी। आप ये चाहते हैं मुझे जज बनाया जाए और अगले दिन मैं रिजाइन कर दूं या मुझे इम्पीच किया जाए? क्योंकि मैं पहली जजमेंट ही ऐसी पास करूंगा कि SC ST OBC और माइनॉरिटीज के फेवर में, महिलाओं के फेवर में आज तक भी एक भी जजमेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ऐसी नहीं आया है जिसको संपूर्ण न्याय कहा जा सके, एक भी। और मैं इस पे पूरी तरह से डिबेट करना भारत का संविधान आपको बेहतर लगता है, संपूर्ण न्याय की परिकल्पना पर खरा उतरता है? भारत का संविधान पूरी तरीके से उतरता है, लेकिन ये संविधान की उल्लंघन करके जो जजमेंट्स टूटी फूटी पास भी हुई हैं उनको इंप्लीमेंट कराया जाता है क्या? SC ST एक्ट, ये जो हाथरस वाला मामला है, ज्यादातर मामलों में भी देखा जा रहा है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को अगर किसी तरह से मामला पब्लिक डोमेन में आ भी जाए तो घेराबंदी कर दी जा रही है। घेराबंदी थोड़ी, उनको बंदी बना रखा है, घेराबंदी थोड़ी है, वो बंदी है। आप देखिए, निर्भया की मां का हक है कि पूरे देश में, और बहुत अच्छा काम कर रही है, पूरे देश में जाके बच्चियों की इज्जत की रक्षा करने के लिए कैंपेन करें। एक नीतीश कटारा के मर्डर केस में उनकी जो मदर है, उनको पूरा अधिकार है, उनको सुरक्षा भी दी गई है कि वो पूरे देश में जाके कैंपेन करें। क्या ये हाथरस की बेटी, क्या दूसरी जो माएँ हैं जिनकी बेटियों के साथ SC ST माइनॉरिटीज की और OBC के साथ ऐसा हुआ है, वो नहीं चाहेंगी कि वो आके प्रदर्शन करें, वो भी आके अपना दर्द दुनिया को बताएं? लेकिन वो क्यों, उनको सुरक्षा नहीं दी गई है, उनको बंदी बनाया हुआ है। सुरक्षा होती तो वो खुलेआम सब जगह घूम रही होती और पूरा परिवार घूम घूम के न्याय की गुहार लगा रहा होता और CRPF उन्हें प्रोटेक्शन दे रही हो। मगर क्या वो दिल्ली आके या आपके चैनल पे आके कोई बयान दे सकती हैं जिस प्रकार की निर्भया की मदर देती हैं? यही सवाल का यही जवाब है, देख लीजिए। ऐसा ऑर्डर हम अगर पास करेंगे तो हमें एक दिन में इम्पीच कर दिया जाए। कैसे इम्पीचमेंट होगी? SC ST OBC माइनॉरिटी के ही सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 300 के करीब हैं संसद में। अभी तो और जल्दी होगी, गुलाम है ना वो तो वो क्या SC ST एक्ट 131 सांसद जो है SC ST के, वो क्या SC ST एक्ट इंप्लीमेंट करा पाए? आज 1% भी SC ST एक्ट इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। जब 300 सांसद हैं तो रिजर्वेशन के लिए आप और हम क्यों सड़कों पे मारे मारे फिर रहे हैं? तो जातिगत जनगणना के लिए हम सड़कों पे मारे मारे फिर रहे होते अगर 300 हमारे लोग हैं वहां पे।
कोलेजियम सिस्टम के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, गुलाम है वो तो। जो पूना पैक्ट का धोखा हुआ है बाबा साहब के साथ, वही उसका ही तो प्रोडक्ट है। अच्छा महमूद साहब, प्राचा साहब, आप अम्बेडकर आंदोलन से कैसे जुड़े? मतलब बचपन से, शुरू से, या वकील बनने के बाद? मैं तो देखिए, वकील बनने के बाद, बचपन से, कॉलेज से भी जब से हमने संविधान पढ़ा, तो हमारी बचपन से ये आदत रही है कि हम जो चीज नजर आती है पीछे भी जाते हैं कि संविधान जो इतना अच्छा लिखा गया, क्या ये इतना अच्छा लिखा जाता, तो हम उसके पीछे गए। कई लोग बाबा साहब को ये कहते हैं, उनकी मतलब कम करने के लिए, उनकी संविधान के लिए कंट्रीब्यूशन, कि वो संविधान के रचयिता नहीं थे, वो तो सिर्फ चेयरमैन थे। मैं ये पूरे दावे के साथ और ईमानदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि अगर बाबा साहब चेयरमैन ना होते, पहले तो उन्हें रोकने की कितनी कोशिश की गई, चलो कि मुस्लिम कम्युनिटी ने एक अच्छा काम किया कि बाबा साहब को भेजा वहां पे, और उसके बाद अगर बाबा साहब ना होते चेयरमैन, तो ये वाला संविधान इस तरीके से नहीं होता। आप कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स उठा के पढ़ लीजिए, कितनी बाबा साहब ने लड़ाई करी है बराबरी के लिए, कि यूनिवर्सल वोटिंग राइट सबको होने चाहिए, इसके लिए कितनी लड़ाई हुई है। ये कहा जाता था कि ये अनपढ़ लोग तो वोट देने के काबिल ही नहीं होते। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भाषण है, वहां भी बाबा साहब इकलौते थे, मतलब बाबा साहब थे बोलने के लिए, और लोग भी थे, लेकिन जयपाल मुंडा थे, लेकिन उनको मतलब बड़ी संघर्ष है वहां है। नहीं, लेकिन बाबा साहब चेयरमैन थे, सबको झेलना, पूरी मनुवादी मानसिकता को झेल कर उसको फिर भी इतना अच्छा शेप दे पाए। अगर उनको पूरी आजादी होती तो शायद इससे भी अच्छा शेप होता, लेकिन पूरी आजादी ना होने के बावजूद हर आदमी उनकी रास्ते में रोड़े अटका रहा था। हर आदमी तो नहीं, लेकिन क्या कहेंगे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों की, वो कैसे अपने हक अधिकार और अपने साथ जो अनजस्टिस हो रहा है उसके लिए कोई एक तरीका बताइए वकील साहब, क्या किया जाए? सबसे पहला, जेल भरो आंदोलन के लिए तैयार हूं। पहला, अगर सही में करना है तो कम से कम हम लोगों के पास 10 लाख लोग या 20 लाख लोग ऐसे होने चाहिए जो कि इस बात के लिए बेकरार रहें, तैयार नहीं, बेकरार रहें कि हम पीसफुल तरीके से कोर्ट अरेस्ट कैसे देंगे। 2 मिनट में सोल्यूशन हो जाएंगे सारे। शांतिपूर्ण आंदोलन में करोड़ों लोगों को, जो हमारी संख्या है, सड़क पे आना पड़े, और उसके बाद हम लोग हैं जो कि पिटीशन लिख लिख के, जो कि अदालतों में जाके ये सब चीजें इंप्लीमेंट कराएं। जजेस की भी ताकत बढ़ेगी, चाहे कितने भी मनुवादी जजेस हैं मानसिकता के, उनको भी दबाव में आके पब्लिक के, और ये दबाव कोई गलत काम के लिए नहीं है, संविधान इंप्लीमेंट करने के लिए अगर हम दबाव नहीं बनाते, संविधान की रक्षा करने के लिए अगर हम दबाव नहीं बनाते, तो हम देश के साथ मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अन्याय कर रहे हैं। एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अब सड़कों पे आए, जब तक कि हमारी सरकारें नहीं बनती। एक आखिरी सवाल प्राचा साहब, ये क्या होगा गोरखपुर वाले मामले में? क्या लगता है, क्या होगा, नतीजा क्या है? नतीजा कुछ नहीं आएगा इसमें। नौकरी दे दी जाएगी, और अच्छी नौकरी दे दी जाएगी, 2 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे, और हमारे जो हमारे लोग भी हैं वो भी इनको जाके पैसे दे देंगे, क्योंकि ये तो वो बन जाता ना, पूरे देश में माहौल बन गया। अभी हाथरस की बेटी के साथ तो इतना माहौल नहीं बना था, तो पैसे मिल जाएंगे लेकिन न्याय नहीं होगा। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये 6 के 6 बरी होंगे, इनकी जल्दी जमानतें होंगी, और इस मामले को रफा दफा किया जाए, ये होगा इस केस में। और हर एक ऐसे मामले में पुलिस एक एक्सटॉर्शन का रैकेट बन चुका है, अपने राजनीतिक जो फायदे हैं वो उठाने का, और पैसे कमा के इकट्ठे करके देने का, और जायज आवाज जो पब्लिक की है, खासतौर पे दबे कुचले वर्ग की, वो दबाने का एक मीडियम बन चुका है। तो कुछ नहीं होगा इनके साथ। मैं मेरी हालांकि मैं वो नहीं हूं जो भविष्यवाणी करे, वो तो ज्ञान सिर्फ हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों को होता है कि वो भविष्य दृष्टा होते हैं, हम तो है नहीं। लेकिन हम ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं होगा, इनकी जल्दी जमानतें होंगी और इनको कुछ भी नहीं होगा, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ। एक आखिरी सवाल, दिल्ली दंगे में क्या अपडेट है वकील साहब, क्योंकि आप उस पूरे मामले को देख रहे हैं? दिल्ली दंगे में अपडेट ये है कि हम लोग, क्योंकि मुट्ठी भर लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो उसमें पुलिस वालों को जेल भी जाना पड़ेगा, सीनियर ऑफिसर्स को भी जेल जाना पड़ेगा, उनके राजनीतिक आकाओं को भी जेल जाना पड़ेगा, और कई केसेस में आप देखेंगे उम्र कैद और फांसियां होंगी, इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर्स को और राजनीतिक आकाओं को भी। यह है भारत के संविधान की ताकत, जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। अभी कल परसों भी आपने देखा होगा कि एक और सख्त जजमेंट आई है जिसमें कहा गया है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं की है,
और अभी एक कल भी 5,000 रुपए का फाइन लगाया है मजिस्ट्रेट की अदालत ने एक पुलिस के अधिकारी पे कि वो चार्जशीट फाइल करने के बाद कोर्ट ही नहीं आ रहे हैं क्योंकि चार्जशीट में कुछ दम नहीं है। तो ये हालात चल रहे हैं जो झूठे सच्चे कागजात बना के मुसलमानों के खिलाफ लगा दिए गए हैं। अब पुलिस अपना दामन छुड़ा के बचना चाह रही है। इनफॉर्मली तो बहुत सारे पुलिस वाले हमसे भी कह रहे हैं कि प्राचा साहब आप जानते हो कि हम लोगों के ऊपर तो ऊपर से दबाव था कि मुसलमानों को पकड़ के लाओ, लॉक स्टॉक एंड बैरल लाके किसी भी तरीके से बंद करो मुसलमानों को ताकि सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट बंद हो। ये हमें अब जो पुलिस के अधिकारी हैं बोलना शुरू हो गए और धीरे धीरे हम लोग ये एस्टैब्लिश भी करेंगे कि कुछ जो युवा सर्जिल इमाम हैं, उमर खालिद हैं, खालिद सैफी हैं, मिरान हैदर हैं, ये सब जो जेलों में बंद हैं, इनके लिए इनकी कितनी उम्मीदें हैं कि ये इनको जमानत मिल पाएगी? और देखिए हाई कोर्ट ने तो यही कह दिया कि यूएपीए नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को स्टे भी नहीं किया और ये भी कह दिया कि इसको प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इतना बड़ा महत्वपूर्ण इशू अब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग। तो सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही फैसला होगा, ये लोग बेगुनाह हैं, इनका कोई भी नहीं है, बल्कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों के ऊपर हम लोग आतंकवाद का, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराएंगे। हमारे पास पूरे सबूत हैं और उसके लिए हम कोर्ट और कानून के माध्यम से अगर ये क्या संभव है प्राचा साहब, नेशनल दस्तक के जो करोड़ों व्यूअर्स हैं जो इसको देखेंगे, क्या आप उनको नंबर शेयर करना पसंद करेंगे, आप जो आपसे संपर्क करें लीगल असिस्टेंस के लिए? पॉसिबल ये ऐसा काम हो जाएगा कि जो हम उनकी उम्मीदों पे पूरे ना उतर पाए तो ये सबसे बड़ा अन्याय होगा, क्योंकि करोड़ों लोग हमें फिर अप्रोच करेंगे और अगर हम कोई भी काम लेते हैं तो फिर हम उसको सिरे तक चढ़ाते हैं। तो पहले आप ये गुजारिश कीजिए, आपको एक कैंपेन चलानी चाहिए कि हमें वकीलों की टीम चाहिए जो हम हर एक जगह रखें और हम उसके लिए दिन रात कोशिश कर भी रहे हैं। हमने आपके पास जो क्लाइंट आएंगे, कॉल आएंगे, उसमें से कुछ वाजिब कॉल तो आप ले सकते हैं ना, जो वो तो वाजिब कॉल ले सकते हैं, लेकिन जो बहुत हम ये आपके माध्यम से आप कर सकते हैं, हमारा शेयर फोन नंबर आपको अधिकार है, मगर हम ये कह रहे हैं उसमें कि हम सारे केसेस खुद नहीं कर पाएंगे, ये हमारी मजबूरी है, हम दिल से चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे। तो आपकी तो लॉ फार्म है, बहुत सारे वकील, वो लॉ फार्म हम 70% काम जो आज भी है वो प्रो बोनो करते हैं और हमारी भी जो नहीं, आप बकायदा ऐसे मत कीजिए, आप बकायदा उनसे उनका फी चार्ज लीजिए। जो बड़े केसेस हैं, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, लैंड एसेट्स है, बहुत सारे ऐसे SC ST OBC माइनॉरिटी के हैं जो आपसे मिलना चाहेंगे, जो इसके लिए बकायदा पे करेंगे आपको। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं, फिर भी हम कह रहे हैं कि हमें सबसे पहले आप गुजारिश कीजिए कि लोग हमें अच्छे जो हैं वकील सबसे पहले हमसे जुड़े, फिर आप जो हम अब भी लेते हैं केसेस सबके पास है ही, नंबर आप शेयर कर दें, मैं तो नहीं शेयर करूंगा, लेकिन एक तरीके से मैं सॉलिसिट नहीं कर सकता, आप बोल सकते हो, मैं किसी से ये नहीं कह सकता कि मेरे पास ये हमारी कानूनी बंदिश है। आपके पास नंबर हमारा है, वो चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं, आपको तो पूरी आजादी है ही। आप हमारे कुछ ऐसे चंद लोगों में से हैं जो नहीं होते। देखिए, कुछ तो सोशल मीडिया के पत्रकार, कुछ वकील और कुछ सोशल वर्कर अगर देश से आज निकाल दिए जाए, और कुछ बहुत चंद जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उनकी तो खैर पदों से सबको वो कर दिया, लेकिन हम कुछ वकील, कुछ पत्रकार आप जैसे, बाकी सब तो क्या है वो उनके बारे में कहना ही बेकार है। अगर ना हो तो ये देश का जो पूरा ताना बाना है वो टूट जाएगा। हम लोग जो है बिल्कुल अपनी जान हथेली पर लेकर इस देश को बचाने के लिए जुटे हुए हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन आप तो शेयर कर ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग करेंगे और पूरी ताकत लगाएंगे इन सब। शुक्रिया प्राचा साहब हमें समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।